Good morning, student. Welcome back to the online class. I am a SST teacher, and the chapter we were discussing is about the Mughals, and our today's topic is administration under शेरशाह। तो हमने कल देखा था कि शेरशाह कौन थे, कैसे उन्होंने हुमायूं को हराया और क्या क्या चीज इंडिया में किया। तो उन्होंने करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जीटी रोड बनवाया, है ना। आज हम देखेंगे कि वो कैसे अपने स्टेट को चलाते थे। Great as the conqueror that he was, Sher Shah was the greatest still as a ruler. He was the first Muslim ruler of India who displayed a real aptitude for civil government. His short rule was marked by many beneficent reforms in every branch of administration. For administrative convenience, Sher Shah divided his whole empire into 46 divisions called Sarkar. Sher Shah did not divide his kingdom into provinces, and these were again subdivided into a smaller administrative unit called पारगनास। देखिए, जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका रूलिंग भी था। एक बहुत ही ग्रेट रूलर थे और इंडिया के पहले मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने सिविल गवर्नमेंट पे काफी ध्यान दिया था। इनका थोड़ा टाइम ही रूल इंडिया में बहुत बेनिफिशियल था हर एक ब्रांच में। इन्होंने अपने पूरे एम्पायर को 47 डिवीजन में बांट दिया और उनका नाम उन्होंने सरकार दिया, और फिर इनको फर्दर छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बांटा जिनको उन्होंने पारगनास कहा। In the field of central administration, Sher Shah followed the Sultanate pattern. There were 4 main central departments which were as follows. अब पूरे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को वो कैसे देख रेख करते थे, तो उन्होंने सल्तनत का ही पैटर्न को अपनाया और 4 मेन सेंट्रल डिपार्टमेंट्स बना दिया। तो कौन कौन से? दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंशा और दीवाने रसालत। अब ये है क्या, देखते हैं। This department was created to handle financial matters such as collecting taxes and maintaining account of the state exchequer। देखिए, इस डिपार्टमेंट को बनाने का मेन पर्पस था कि जितना भी तरह का रुपया पैसा से रिलेटेड मैटर है फिनेंशियल, उसको देखा जाएगा। दीवाने अर्ज हेडेड बाय अर्जे ममालिक, इट वाज द मिलिट्री डिपार्टमेंट, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड था। दीवाने इंशा वर्किंग एज सेक्रेटेरिएट इशूड रॉयल ऑर्डर्स, द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट वाज कॉल्ड दाबिर। ये रॉयल ऑर्डर्स जो भी इशू होंगे वो इसी डिपार्टमेंट से होते थे और इस डिपार्टमेंट के हेड थे दाबिर। दीवाने रसालत हेडेड बाय सद्र, इसको हेड कौन करता था? सद्र। इस डिपार्टमेंट को डील करना था रिलीजियस और फॉरेन अफेयर्स से जो डे टू डे लाइफ में होते थे। दीवाने काजा हेडेड बाय काजी वर्कड अंडर दिस डिपार्टमेंट, और काजी लुक्ड आफ्टर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, न्याय वगैरह से रिलेटेड जो भी मैटर है वो सारा कुछ इसमें देखते थे। नाउ देयर वर 2 इम्पोर्टेंट ऑफिशियल एट द सरकार लेवल। अब सरकार लेवल पे 2 इम्पोर्टेंट ऑफिशियल भी थे, सिकदर ए शिरखाद्रन जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, और मुनीसिफे मुंशिफान जो कि सुपरवाइज करते थे रेवेन्यू टैक्स वगैरह सारा कुछ। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल पारागनाज लेवल पे भी थे जो कि सिकदर थे जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, आमिन थे जो कि टैक्स कलेक्ट करते थे, और मुंसिफ थे जो जुडिशियल मैटर को देखते थे। क्लियर ना। शेर शाह's लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन agrarian system. After a survey of land under the supervision of Ahmad Khan, according to a uniform system, Sher Shah settled the land revenue directly with the tillers of soil and fixed the state demand at 1/3 of the gross produce payable either in cash or kind, depending on the productivity of land and crop. For measurement of land, Sikandari Gaza 32 point was made the base। देखिए, अब लैंड रेवेन्यू कैसे होता था, तो उसके लिए एक सर्वे किया जाता था कि आपको कैश या काइंड जो भी चीजें आप उपजा रहे हैं या तो आपको वो देना है या पैसा कैश में देना, लेकिन आपको टैक्स तो पे करना है। वो डिपेंड करता था कि लैंड कितना प्रोडक्टिव है, कितना वहां उपजाऊ है। तो इसके लिए क्या किए, 32 पॉइंट का एक सिकंदरी गाजा बना दिए जो कि बेस माने। अब इसी से सारा कुछ वो मेजर करते थे। टू प्रिवेंट द टेनेंट फ्रॉम बीइंग अनड्यूली harassed, their rights and liabilities were clearly defined in document known as pattas, title deed and the kabuliyat deed of agreement. Every peasant knew what he had to पे। अब वो साथ ही ये भी देखें कि कोई भी
टीनेज जो हैं वो उनको हरास ना किया जाए और उनका क्या क्या राइट है और क्या क्या उनका ड्यूटीज है उनको वो एक पत्ता में ऐसे डीड में लिख दिए, जिससे सबको पता होता था कि उनको कितना पे करना है. शेरशाह abolished the system of land law and middleman in his revenue administration. His revenue management is compared with the modern Rotwari settlement. Todarmal contributed greatly to the development of the revenue policy of Shersha. During the rule of Shersha, peasant had also to pay zaribana, survey charge and muhasilana, tax collection charge. The rate of these charges were 2.5% and 5% respectively. Shersha land revenue system was scientific, keeping them in mind. Akbar also adopted the same revenue policy, albeit with some amendment. Keen on increasing the efficiency of his army, Shersha personally supervised his recruitment of soldiers and paid them directly. He revived Alauddin Khalji's system of branding the horses Dag and keeping the descriptive role of soldiers. देखिए, अब शेरशाह क्या करते थे कि इस तरह से वो रेवेन्यू का कुछ परसेंट फिक्स कर दिए और ये बहुत साइंटिफिक था. बाद में अकबर भी क्या किए, इसी पॉलिसी को फर्दर अडेप्ट किए और इनका जो आर्मी था वो बहुत इफिशिएंट था क्योंकि वो पर्सनली खुद से सुपरवाइज करते थे, रिक्रूटमेंट भर्ती करते थे जब वो सेना में लोगों को तो खुद से देखते थे और उनको डायरेक्टली पे करते थे. और अलाउद्दीन खिलजी का जो सिस्टम था हॉर्स का ब्रांडिंग करने का, उसको वो अडेप्ट किए इस चीज के लिए. Shersha introduced a regular postal system service and he attempted to fix standard weight and measure. Shersha currency reform was extremely praiseworthy and he issued a large number of silver coins and established all the old and mixed metal currencies. His silver rupia, after the elimination of its inscription, was current till 1835 and formed the basis of the latter British Indian currency. He promoted the cause of trade and commerce by reducing the number of customs duty collection points of just goods produced in Bengal are imported from outside had to pay customs to Shikrigali at the border of Bengal and Bihar, while goods from the western Central Asia paid custom duty to at the Indus. Shersha improved communication by building roads. 4 important road constructed by him were GT Road from Sonargaon to Peshawar, road from Agra to Multan via Burhanpur and Delhi, road from Multan to Lahore and road from Mandu to Agra of the 4 road. ये 4 important GT roads को उन्होंने बनवाया. फर्स्ट जो था वो ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि पाकिस्तान से कनेक्ट करता था. द रोड बिल्ड बाय शेरशाह इज कॉल्ड द आर्टरीज ऑफ द एम्पायर. ये जो रोड बनवाए इनको आर्टरीज माना जाता था एम्पायर का, क्योंकि अगर रोड नहीं होगा तो फिर ट्रेड नहीं होगा और किसी भी एम्पायर के लिए ट्रेड तो बहुत जरूरी है. पैसा कहाँ से आएगा, है ना, एम्पायर को चलाने के लिए. और सारे रोड्स के किनारे उन्होंने ट्रीज लगवाए, वेल्स बनवाए और रेस्ट हाउसेस बनवाए ताकि मुसाफिरों को दिक्कत ना हो. शेरशाह वॉज ग्रेट बिल्डर, वो एक ग्रेट बिल्डर भी थे और इसी स्टेटली मौसुलम which he built for himself at Sasaram is one of the finest in the India and it is considered as the culmination of the Sultanate architecture and a starting point from Mughal architecture that developed later. The old fort, Purana Killa in Delhi is the another important architectural creation and belonged to the period of Shersha, but the Afghan resurgence was short-lived. देखिए, शेरशाह एक ग्रेट बिल्डर भी थे और उन्होंने बहुत अपना मकबरा जो कि सासाराम बिहार में है उन्होंने खुद बनाया है. अभी भी आप जाएंगे तो देख सकते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगा और ये बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है. इसके अलावा दिल्ली का जो ओल्ड फोर्ट है पुराना किला इन्होंने शेरशाह ने बनवाया था उसे. तो इस तरह से शेरशाह सूरी जो थे वो एक बहुत अच्छे रूलर साबित हुए इंडिया में. बट लास्टली फिर क्या हुआ, सेकेंड फेज में हुमायूं ने उन्हें डिफीट किया और वापस से मुगल एम्पायर को ले आए. तो जो सेकेंड फेज है मुगल एम्पायर का, हुमायूं के बाद उनका जो बेटा अकबर, तो अकबर जो थे वो मुगल एम्पायर के सबसे बेहतरीन ये रूलर थे. इनको इसलिए इनको अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है. तो अकबर
कैसे रूल किए और क्यों उनको अकबर द ग्रेट कहा जाता है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।